हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम आपका पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ इन द पार्ट थर्ड, अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने पहले ही पढ़ा था कि हमने किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट आपके आए जिन्होंने अपनी अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग टेबल्स बनाई, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद उस अरेंजमेंट के बाद हमने सीखा कि वो अरेंजमेंट आपका ऐसा जो आपका है वो क्यों है, उस तरह के अरेंजमेंट को ही हम फॉलो क्यों करते हैं। फिर हमारे कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अलग और ज़्यादा अपने अरेंजमेंट्स बताए। हमने वहाँ पे भी उनको पढ़ा कि उनकी एप्लीकेशंस क्या थी। लेकिन टुडे व्हाट वी आर लर्निंग इज़ जो हम प्रेजेंट बेसिस है हमारा। सो हम आज आपका जो पढ़ने वाले हैं, हम प्रेजेंट बेसिस मतलब जो हम अभी पढ़ते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा था हमने ये बता दिया था कि उसको हम फॉलो अप नहीं करते क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस उसके अंदर, देयर आर सम आपके डीमेरिट्स उसके अंदर, तो इसीलिए हम उसको फॉलो अप नहीं करते। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम फॉलो अप करते हैं। अब अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे उसमें जो आपका क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स थी वो उनके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट दिखाई हुई थी, जो कि नहीं होती थी। सो एक तो हमारा सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो एटॉमिक मास के ऊपर हमने डिपेंडेंस थी आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो अब नहीं रही। अब किस चीज को देखा जाएगा? एटॉमिक नंबर को देखा जाएगा। नाउ एटॉमिक नंबर के एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि अगर एक न्यूट्रल में हम कहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो किसी भी एक अगर हम बात करें एलिमेंट के अंदर, सो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन या फिर उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। उसी से हम लेकर यहाँ पर चलते हैं। नाउ आगे अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे जो डिस्कवरी, यहाँ पे एक चीज़ हम बता सकते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जिस तरह से हमने वहाँ पे एक पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ सकते हैं। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक function of their atomic number। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि डिपेंडेंट होती है। बढ़ेगा तो किस तरह से चेंज होना है, घटेगी तो किस तरह से चेंज होगी, किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। मतलब अभी तक हमने जितने रूल्स पढ़े थे उसमें हमने एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंसी देखी थी। अभी हम देख रहे हैं इट वाज द फर्स्ट रूल जो आपके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी शो करेगा। अब ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी शो होते ही हमारे दो मेरिट तो सॉल्व हो गए। वो कौन कौन से दो आपके डीमेरिट थे? पहला, अगर हम लेके चलेंगे जो न्यू आपका प्रेजेंट बेसिस है, जो न्यू हम क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहला हमारा था आपका दैट इज आइसोटोप। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप अगर हम लेके चलेंगे तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप की जहां पे बात आती थी, अब उसमें क्या था आपका कि आइसोटोप होते क्या थे? आइसोटोप आपके एलिमेंट्स को इस तरह से हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बन आपका एक एलिमेंट है सिंगल यहाँ पर, लेकिन उसके एटॉमिक मास आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपके एटॉमिक मास डिफरेंट थे, और अब तक के जितने भी हमने देखे रूल्स उनमें हम एटॉमिक मास को ही लेके चल रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उसमें हमने आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन क्यों नहीं दी? हमारे इस क्वेश्चन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन अब आपके आइसोटोप्स कुछ भी हो, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है ना, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो दैट मींस वी नीड टू प्लेस इट ओनली अ सिंगल, वी नीड टू पुट इट ऑन अ सिंगल प्लेस, ये चीज। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप आपका एक्सप्लेन हुआ। एक बार दोबारा बता देते हैं, जो चीज वहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो ये नहीं कर पा रहे थे कि हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मास, द आइसोटोप्स व्हिच हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास स्टिल एट अ सिंगल प्लेस।
ऐसा क्यों होता है हमें नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हम बता सकते हैं दे आर एट ए सिंगल प्लेस बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट द एटॉमिक मास, वी आर लुकिंग एट द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर आने की वजह से हम यहाँ पर बता सकते थे कि आपका जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनको सेम पोजीशन पर हम रखेंगे, ठीक है ना। कोबाल्ट और निकिल की अगर हम बात बताएं, सेकंड रहेगा कोबाल्ट एंड निकिल, ठीक है। कोबाल्ट और निकिल का यहाँ पर एक चीज आपकी आ रही थी बार बार कि कोबाल्ट का 58.9 एटॉमिक मास होने के बावजूद हम कोबाल्ट को पहले रख रहे हैं और निकिल का 58.7 होने के बावजूद हम उसके एटॉमिक मास होने के बावजूद हम उसको बाद में रख रहे हैं। तो ये चीज हम वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा पाए थे, लेकिन अब हम करा सकते हैं। अब हम तो एटॉमिक मास को देख भी नहीं रहे हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट द एटॉमिक नंबर व्हिच आर 27 एंड 28। सो अब हम अगर आपसे पूछें कि एटॉमिक नंबर देखें अगर हम किसका ज्यादा है तो आप कहेंगे कोबाल्ट का ज्यादा है, तो क्या हम कोबाल्ट को पहले रखेंगे? आप कहेंगे यस। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। सो हम 27 वाले एटॉमिक नंबर वाले को पहले रखेंगे और निकिल को हम बाद में रखेंगे। पहली चीज क्लियर हुई कि आइसोटॉप्स में डिफरेंट एटॉमिक मास हो, कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एक जगह रखेंगे। अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, कोबाल्ट और निकिल का केस कि कोबाल्ट को हम पहले की रख रहे हैं हर टेबल में, भाई पहले इसीलिए रख रहे थे अब तक तो कि वो कि हम बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वो आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास नहीं शो कर रहा था। लेकिन अब हम बता सकते हैं कोबाल्ट को हम अगर अब अपनी टेबल में पहले रखेंगे, सो वी आर पुटिंग इट बिफोर बिकॉज द कोबाल्ट हैज अ लेस एटॉमिक नंबर देन द निकिल। सही है, आया समझ में? ठीक है। इसके बाद अगर हम आपका देखें यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, पर उससे पहले समझ लीजिए कि अभी हमें एटॉमिक नंबर को लेके चलना है, ठीक है। अगर हम 9th क्लास जैसे हमने की होगी तो 9th क्लास में एटलीस्ट आपने 20 एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को पढ़ लिया होगा शायद, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको 20 एलिमेंट्स को हमने आपको पढ़ना सिखाया था, किस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर जब तक आप उन 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद नहीं कर लेते तब तक टेबल पे नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई है ये कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि जिसमें हमें पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें एटलीस्ट हम 20 तक याद करना पड़ेगा हमें। आगे अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं 20 से ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम आपको 2-3 चीजें बता देते हैं कि आपका यहाँ पर भी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की तरह ही न्यू जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं इसको। इसमें हमने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए हैं, उसमें भी हमने कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे, इसमें भी हमने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए हैं। यहाँ पर जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको हम यहाँ पे ग्रुप्स कहेंगे और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी हम आपकी उसको पीरियड कहेंगे। पीरियड यहाँ पे आपके 7 होते हैं, ग्रुप्स यहाँ पे 18 होते हैं, ठीक है। सो 1 से लेके 18 तक ग्रुप रहेंगे और पीरियड 1 to 7 रहेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या है, हमें 7th वाले पीरियड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही हमें 1 से लेकर अगर हम बात 1 and 2 के बारे में बात करना है, फिर हमें सीधा 13 वाले ग्रुप के बारे में बात करना है, बाकी हम बीच वाले को हम छोड़ देना है, ठीक है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो आपके अभी हमें नहीं पढ़ने, इन द 11th और 12th क्लास में हमें ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, बट आगे अगर हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं उसके बारे में। पढ़ते यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल क्या बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत कुछ हम जान पाएंगे अगर हमें पीरियोडिक टेबल बनानी आ गई। कैसे? अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे 90% ऑफ द क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अब पहला है हाँ, क्या है पहला? हाँ। नेक्स्ट ही, हाँ ही, हमने 20 तक याद कर रखे हैं आपको, तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट लिखने में, सेकंड लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ ही, देन ली बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा चौथा यहाँ पे, फिर इसी तरह से हा ही ली बी ब स न ओ फ नी को नीचे लाएं एच ई के, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सबको नीचे लेके आए, बाकी सब हमारा अपने आप पुट होता रहेगा। नाउ ह ही ली बी ब स न ओ फ नी। आगे ना मग अल सी प स कल अर के का, ठीक। इतना अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इतना याद कर लें जितना हमने बनाया है, आपको लगभग याद हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ रूल्स हैं जिसको हमें लेके चलना पड़ेगा, कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं जिसको हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके किस ग्रुप में कितना याद तो हम याद कर लें,
अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर है कि हम उनका रट्टा लगा लें कि किस तरह से, जैसे यही था हमारे 20 रट्टा ही तो लगाया हमने। अगर आप 20 के 20 एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं तो दैट इज बेटर फॉर यू ओनली। नाउ ह ही ली बी ब स न ओ फ नी ना मग अल सी प स कल अर के का। नाउ आगे अगर हम बात करें इसके बाद कैसे करेंगे, अभी तक हमने इनको कुछ इस तरह से बनाया। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बता दें, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। नाउ दिस विल बी कौन सा होगा ये आपका 13। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। हम यहाँ पे बीच वालों को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, ना ही बोर्ड के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इन द 10th क्लास। सही है, आगे देखते हैं। अब हमने ये हमारा था फर्स्ट, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। अब हमने थर्ड पीरियड तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया थी, हमें किसी एक अरेंजमेंट को दिखाना हो, तो हम सेकंड या थर्ड यहाँ पे ले सकते हैं पीरियड, और उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हमारे किसी ग्रुप से क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, तो मतलब हमें पूरी टेबल लगभग आनी चाहिए, पूरी की पूरी तो याद नहीं करेंगे हम, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हर एक पीरियड ग्रुप को हम याद करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस से, ठीक है ना। जिस तरह से हमने हा ही ली बी बे सन ऑफ नी इस तरह से पढ़ा है, इसी तरह से यहाँ पे है हे ली ना क रब सस फर। हेली नाक रब सस फर क्या है ये, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, हेली नाक रब सस एंड दैट इज फर। तो हेली नाक रब सस फर, हेली नाक दैट इज रब सस एंड फर हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया है। अगला अगर हम देखें, इसको नोट डाउन करते रहे आप, साथ साथ हम हटाते रहेंगे। चलो इसको नहीं हटाते भी। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले बी मग का सर बारा, दैट इज बी मग का सर बारा, दैट विल बी मग का सर बारा। क्लियर है, यहां पे हमारा ये सेकंड ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनानी स्टार्ट कर दी है, और हमने यहाँ पे 2 कंप्लीट पीरियड्स हमने देख लिए हैं। देख लिए हमने 2 पीरियड्स जी, हमने 2 पीरियड कंप्लीटली हमने देख लिए हैं। इसके आगे आते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बल गा इन टेल, दैट इज ओके, ब अल गा दैट इज इन टेल। बहुत अलग अलग तरीके हैं, आपकी मर्जी है, किसी तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं, दैट इज बैंगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो दैट विल बी बल गा इन चल, ठीक है। अब आप हमसे पूछेंगे कि क्या ये यहीं पे फिनिश हो जाता है, जी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगला लेके चलते हैं हम, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ ग्रुप नंबर 13। सही है जी, पेट थोड़ा सा तो सही लगना चाहिए ना, ठीक है। अब आगे दिस इज CSI। अब इसको हम कुछ इस तरह से याद करते हैं, दैट इज कनाडा, सिक्किम, जर्मनी, श्रीनगर, पंजाब। दैट इज कनाडा, सिक्किम, जर्मनी, श्रीनगर, पंजाब। ओके, सो यहाँ पे हमारा आया कनाडा, सिक्किम, जर्मनी, श्रीनगर, पंजाब। इसके आगे भी कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं आपके, बट उनको अब अभी हम पढ़ने वाले नहीं हैं। नहीं पढ़ने वाले, क्यों नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि उनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे हमारे लिए याद करना, और ना ही हमारी इस बार 10th क्लास में वो आने वाले हैं। तो जितना आएगा उतना पढ़ रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा, ठीक है। NPAS SBBI, तो NPAS SBBI, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट
इसको ऐसे पढ़ो लिख भी सकते हैं, नहीं पढ़ोगे ऐसे सब बॉयज या कुछ भी हम यहाँ पे इसको बना के लिख सकते हैं। नाउ उस से टेपो, टेपो मतलब चीटिंग वाले में चीज़ है, पर टेपना नहीं है, आपने रट्टा लगाना है जब तक हमें याद रहे। फकल बरियत, दैट विल बी IAT, आराम कर 0 रन, हे नियोन आराम कर 0 रन, 0 रन में एक्सी से ले लिया है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आपको अगर जिस भी तरह से आप लेके चल सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट इतना ये याद करना ज़रूरी है। समझ में आया आपको? सो यहाँ पर अगर हम देखें, हमने फर्स्ट कंप्लीट किया है पीरियड, सेकंड हमने कंप्लीट किया है, थर्ड हमने किया है, फोर्थ हमने किया है, फिफ्थ हमने किया है, सिक्स्थ हमने केवल 7th वाला छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ना ही हम उसे लेके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये इजी है बनाना, ठीक है जी। कैसे? ह ही ली बी ब स न ओ फ नी, ठीक है, ना मग अल सी प स कल अर, ठीक है, हिली नाक रब सस फर बी मक्का सर 12 बैंगन आलू गोभी गा इंटल कनाडा सिक्किम जर्मनी श्रीनगर पंजाब सब बॉयज से टेपो बाहर आई बैत है नियोन आराम कर 0 रन। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, आप किसी तरह से भी इस टेबल को याद कर सकते हैं, बट हमारे बताए हुए तरीके से भी करें, सही है, अपने बताए तरीके से भी करें, कहीं करना ज़रूर है, ठीक है। ये चीज़ हमारी वेट, ठीक है, अब नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी NCERT में भी होगी, इतना करना है हमें याद, ये चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारे आपके पीरियड्स की किस तरह से था और ग्रुप्स का किस तरह से हमारे कनेक्शंस थे, ठीक है। देन हमने बताया 1 to 18 करना है हमें, और देन हम बीच में करने नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आई आपकी, दैट इज़ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। यहाँ पे हाइड्रोजन को, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन को हमने जहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज़ अगर हम लेके चलें हा को ही, मतलब हीलियम आपके स्टेबल गैस होती है जो रिएक्शन ही नहीं करती है, हाइड्रोजन जो रिएक्शन करती है उसको उसके पीरियड में हमने रख दिया। चलिए देखते हैं ग्रुप में कहाँ पे रखा हुआ है, ली ना कर रब सस फर, ठीक है। अब इनसे भी इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, फिर भी हमने हाइड्रोजन को वहाँ पे रखा क्यों है, क्वेश्चन बनता है ये। अब देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसमें आ रहा था, या फिर जो बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन की इस ग्रुप या इस पर्टिकुलर पीरियड से मैच करती हैं। चलिए पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो हम एक ग्रुप और एक पीरियड में लेके चलते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट ग्रुप इन द फर्स्ट पीरियड बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी मैचेस द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। या तो ये हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं, तो फिर हमने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, रीजन ये हुआ आपका इसका, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ अ वैलेंसी 1, दे आल्सो हैज़ अ वैलेंसी 1। वो प्रॉपर्टी जो है अभी बताएंगे, तो अभी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हैज़ अ स्पेशल प्लेस which it does not matches the property of its group or period, but it has to put in that place, because if you do not put that place, the complete table will be unstable। इसी वजह से सही है, अकॉर्डिंग टू रूल अनस्टेबल हो जाती, बाकी तो सही था। हम अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब एक पीरियड में जब भी हम किसी एलिमेंट को रखते हैं तो हम क्या क्या प्रॉपर्टी वहाँ पे देखते हैं कि जो सिमिलर आपकी होगी ना। पीरियड आपको याद होगा कि कौन सा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, आपकी मर्जी है, हम कोई सा भी पीरियड यहाँ पे लेके सकते हैं। जनरली हम सेकंड या फिर थर्ड पीरियड लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो आपका बहुत छोटा है, 2 ही हमारे वहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको तो हम लेके नहीं चलेंगे, लास्ट वाले लेके नहीं चलेंगे। सेकंड और थर्ड वैसे भी हमें याद हो जाता है, तो हम उनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे था, अगर हमें याद नहीं है तो सेकंड या थर्ड पीरियड के बारे में, दैट इज हल ही ली बी ब स न ओ फ नी
ना मग अल सी प स कल अर। ठीक है, अब हम अगर इनको हटा दें, हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं एन ए एम जी ए एल एस आई पी ए एस सी एल और ए आर। नाउ अगर हम बात करें, आर्गन बेसिकली आपकी एक स्टेबल गैस होती है जो कि इट डज नॉट हैव एनी वैलेंसी, इट डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली, सो वो तो आपकी एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगी, बाकी से हम लेकर चलते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम एक बात लेकर चलें आपके सामने कि इन सब की अगर हम वैलेंसी लेकर चलें कि वैलेंसी इनकी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कम से कम ये 20 है, 20 का तो याद होना चाहिए, दैट इज हा ही ली बी ब सन ऑफ नी। यहाँ पे ना दैट इज कितना आएगा आपका मग अल सी पस कल अर। समझ आया? अब इसके ये एटॉमिक नंबर लिखे हमने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं इसके नीचे 281, थोड़ा ठीक से 281 282 283 284 285 286 287 288। सही है जी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आया, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी, एक पीरियड में जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, जो आपके सबसे बाहर वाले आपके सेल में होंगे। यहाँ पे कितने, 1 से लेकर 8 तक, 1 to 8 increases. So when we move left to right in a period, the valence electron increases from 1 to 8. सही रहेगी ये बात आपकी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होते हैं अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या चीज हमने बताया, पहली प्रॉपर्टी है हमारी किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका वैलेंसी। क्या चीज आ जाएगी, वैलेंसी। अब वैलेंसी के बारे में शायद आपने पढ़ चुके होंगे, आप छोटी क्लासेस में 8th या 9th में की वैलेंसी कैसे निकालते हैं बता दे रहे हैं। जब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो वैलेंसी 1 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो वैलेंसी 2 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं वैलेंसी 3 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो वैलेंसी 4 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं वैलेंसी 3 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं वैलेंसी 2 होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं वैलेंसी 1 होती है, जब वैलेंस 8 होते हैं तो 0 होती है हमारी। ठीक है नो, अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझें, एक बार तो 0 से हमें समझ में आ गया कि भाई वो तो आपकी स्टेबल गैस है, वो तो रिएक्ट करने वाली नहीं है किसी से। यहाँ पे देखिएगा जरा, 1 से लेकर अगर 4 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमारी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में नहीं जा रहे वैलेंसी की, हम ये बात कर रहे हैं। जब 5 to 7 की बात होती है तब हम 8 - n का रूल चलाते हैं। मतलब यहाँ पर 5 के लिए 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। सो अगर हम अगेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, सो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किस चीज में जा रहे हैं हम बताइए जरा, वी आर मूविंग इन अ पीरियड, तो वहां पे वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and then decreases to 1। ये चीज हमें याद करने की है। सही है, समझ गए आप? आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बढ़ रहे हैं हम अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो है हमारा एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के बारे में बात आती है कि ठीक है जी, अगर हम बात करें हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं तब हमारे एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि इधर से उधर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो हमारा इंक्रीज होना ही होना है। तो जहाँ जहाँ हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो याद रखिएगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है और प्रोटॉन क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अगर हम साइज की बात करें तो साइज हमारा, अगर हम वापस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किस चीज़ में जा रहे हैं हम,
वी आर गोइंग ऑन अ पीरियड। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो वहां पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, because of that number of protons are increasing, because of that electrostatic attraction is increasing, because of that size of the atom आपका attraction होने के कारण आपका कम हो जाता है। तो atomic size आपका कम यहाँ पर हम बता सकते हैं। अगर हम फोर्थ लें यहाँ पे, that is metallic characteristics। अब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान रखने वाली चीज है हमारे पास कि जो स्टार्टिंग में होंगे वो तो मेटल होंगे, ठीक है जी, लास्ट वाले हमारे नॉन मेटल होंगे। और कहीं ना कहीं बीच में हमेशा ये नहीं है कि आपका केवल फोर्थ वाला ही आपका मेटलॉइड आएगा, फोर्थ वाला मेटलॉइड आएगा, पहले बता दें। तो यहाँ पर एक हम बताएंगे मेटलॉइड के बारे में, आपको बता देंगे, अभी बता देंगे, वर्कशीट में बता देंगे। मेटलॉइड कुछ आपके पर्टिकुलर हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। एक सेकंड, अगर हम आपको कहीं पे नहीं, अब बाद में ही बताएंगे, आराम से एक्सप्लेन करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। जो ये होते हैं ना आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको मेटलॉइड कहते हैं, जिनके आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दोनों से थोड़ी सी आपकी मिली हुई होती है, ठीक है जी। अब अगर हम बात बताएं, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या होने वाला है? वो तो डिक्रीज हो जाएगी। और नॉन मेटेलिक जो नेचर है आपका वो क्या होगा आपका, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपका डिक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपका इंक्रीज होने वाली है। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम। इतना आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होता है। इधर मेटल मिलेंगे, उधर नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड मिलेंगे। जरूरी नहीं मेटलॉइड बिल्कुल बीच में, कभी थोड़ा इधर भी आपका हो सकता है, दो भी आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम आते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारी यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करती है कि उसके अंदर कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 3 2, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी डिपेंड करती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ वैलेंसी जितनी कम होती है उतना वो इजीली रिएक्शन कर सकता है। सो अगर हम कहेंगे इस हिसाब से, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी। क्या पढ़ रहे हैं हम? रिएक्टिविटी। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी, कि वो केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है पीरियड के अंदर। सो ये वाला आपका वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वेरी रिएक्टिव हो जाएगा। अगर हम ये बात करें, ये आपका लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा ये? लीस्ट रिएक्टिव। तो याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो आपकी क्या हुई? डिक्रीज। क्या हुई आपकी? डिक्रीज। फिर आपकी क्या हुई? इंक्रीज। तो अगर हमें कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछे कि केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है एक पीरियड के अंदर, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इट इंक्रीजेस। सही है? केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इट इंक्रीजेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द valency of the element. If the valency is very less, the chemical activity is very high. If the valency is very high, then it is the chemical activity is very less. ये चीज याद रहेगी हमें। साथ में हम यहाँ पे इसका सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट हम पीरियड के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं तो वो होगा आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है। नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की जब हम बात करेंगे तो समझने वाली बात हमारी ये है कि ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये चीज सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास तीन चीज होती हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। हमारे पास नई चीज आएगी जो हम पढ़ेंगे, हमने चैप्टर 1 अभी स्किप किया है लेकिन बताएंगे उसके बारे में, एम्फोट्रिक। ठीक है, एम्फोट्रिक आपके एक ऐसी चीज होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें अपने इसकी, तो ये वाले आपके जो दो हैं वो बेसिक नेचर के हैं जी, ये वाले जो हैं आपके ये एसिडिक नेचर के हैं, और बीच वाले जो हैं ये आपके एम्फोट्रिक नेचर के हैं। सो अगर हम इनके जो ऑक्साइड की बात करें तो यहां पर अगर हम बताएं तो बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि पहला बेसिक है बाद में नहीं है, वो तो डिक्रीज हो रही है। अगर हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। यहाँ लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है हमेशा। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ही हमें पहले तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर ही बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर आपका बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। याद रखने वाली चीज है। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक पीरियड हमने पढ़ लिया, 6 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी।
पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी पीरियड की ये थी कि वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते थे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। वैलेंसी की बात करी, पहले वो आपकी बढ़ेगी फिर वो आपकी कम होगी। 1 2 3 4 3 2 1 0, सही है। फिर हमने आपका एटॉमिक साइज की बात कही, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ने के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण साइज ऑफ एटम आपका कम होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज आपका कम हो रहा है। चौथा हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका मेटेलिक नेचर के बारे में। स्टार्टिंग के मेटल थे, लास्ट के नॉन मेटल थे, बीच वाले आपके मेटलॉइड्स थे। सो मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक नेचर आपका इंक्रीज होता है। हमने अभी आपका फिफ्थ हमने पढ़ा यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी। हमने देखा पहले वाला आपका रिएक्टिव है और लास्ट वाले आपके रिएक्टिव होंगे, बीच वाला आपका रिएक्टिव नहीं होगा। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट आपकी डिक्रीज होती है, देन इट इंक्रीजेस। इसी के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा लास्ट हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड में आपका बेसिक कैरेक्टर से आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती है और एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक पीरियड हो गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं हमने बताया था कि हाइड्रोजन एक्चुअली में वहाँ पे उसने पुट किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वापस उसी तरह से हम गए थे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं जी, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 2 1 सॉरी हाँ 1 क्या 2 1, ठीक है बिल्कुल। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे आपका आएगा 2 8 1 2 8 8 1। इसी तरह से आपके आगे आता है 2 8 18 8 1, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, याद रखिएगा उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हेन वी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अ ग्रुप, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस रिमेन्स सेम। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेम है तो वैलेंसी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा आप बता दीजिए। इट विल ऑल्सो रिमेन सेम। तो यहां पर हमें ना दो चीजों के बारे में तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप अगर आया, कोई ग्रुप अगर हमें दिया गया है तो उस ग्रुप के हिसाब से अगर हमें बताना है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो हम कहेंगे ग्रुप के अंदर वैलेंस और वैलेंसी सेम रहती है। साथ साथ में एक और चीज हमारी यहाँ पे सेम रहती है, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे अगर बेसिक है तो बेसिक लेके चलेंगे, एसिडिक है तो एसिडिक लेके चलेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड भी आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा। तीन चीजें हमने पढ़ लिया, तीन चीजें हमने याद भी हो गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। तीनों चीज एक ग्रुप के अंदर आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो हम साइज ऑफ एटम की अगर हम बात बताएं, वहां पर हमारे केवल एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें 2 1 था तो 2 8 1 होगा। तो अगर पहले वाले में कुछ इस तरह से होगा तो अगले वाले में इस तरह से होगा। तो सीधा सीधा हमें पता है यहाँ पे कि अभी नंबर ऑफ सेल बढ़ने से यहाँ आपका साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। क्या हो, इंक्रीज ऑन गोइंग downward direction. So when we move downward direction in a group, the size of atom increases because the number of cell is increasing. याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ की, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी का। किस चीज का, केमिकल रिएक्टिविटी का। देखिए जितना हमारे जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने दूर होंगे न्यूक्लियस से उतना ही वो ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होगा। अब ये देखिए नीचे वाले में अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करें वो बहुत ज्यादा होंगे, ऊपर वाले में आपको बिल्कुल पास में फर्स्ट या सेकंड सेल में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो वापस अगर हम आपको बताएं तो नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। सो जो आपके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, दे आर एट वेरी हाई डिस्टेंस, फार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो ये इस वजह से आपके हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। सो इन मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टिविटी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें हम, आपकी क्या चीज हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्या चीज होती है, इंक्रीज हो जाती है। लास्ट वन मेटेलिक नेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो मेटेलिक नेचर का भी सेम चीज रहती है आपकी। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मेटेलिक नेचर आपका इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक नेचर आपका डिक्रीज होता है। याद रखेंगे इस चीज को, मेटेलिक नेचर इंक्रीज और नॉन मेटेलिक डिक्रीज। एक बार हम 6 के 6 पॉइंट्स दोबारा देख लेते हैं। एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम, नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम, तीन चीजें बिल्कुल सेम आ गई।
याद, खत्म। इसके बाद साइज, शेल बढ़ रहे हैं, बढ़ेगी। रिएक्टिविटी, दूर जा रहा है लास्ट वाले हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस से, बढ़ेगी। मेटल्स बढ़ेंगे, मेटल ज़्यादा अच्छे मेटल मिलेंगे नीचे की तरफ, मेटल नॉन मेटल्स कम। ठीक है, क्लियर है आपकी ये चीज़? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं अभी तक, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का। चैप्टर शायद आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द आई गेस थर्ड लेक्चर। तो स्टार्टिंग से देखिए, अगर आपने ये पहली बार देख रहे हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, क्वेश्चन लेंगे हम द नेक्स्ट लेक्चर। वर्कशीट देंगे, वर्कशीट के साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून, वी वाचिंग ओरिजिन क्लासेस। थैंक यू।